नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में हमारी चर्चा का टॉपिक रहेगा डेविसन जर्मर प्रयोग। तो देखिए, इस डेविसन जर्मर प्रयोग का हम दो भागों में अध्ययन करेंगे। पहले इसकी बनावट को लेकर और फिर इसकी क्रिया विधि को लेकर। तो सबसे पहले हम बात करें इसकी बनावट को लेकर। तो देखिए, डेविसन जर्मर प्रयोग, इसकी बनावट की अगर हम बात करें बनावट, तो इसकी बनावट में हम मुख्य रूप से तीन भागों की चर्चा करेंगे। वो तीन भाग कौन कौन से हैं? पहला हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रॉन गन को लेकर, इलेक्ट्रॉन गन। दूसरा हम चर्चा करेंगे निकल क्रिस्टल, जिसको आप लक्ष्य भी कह सकते हैं, लक्ष्य। और तीसरा हम बात करेंगे आयनन कक्ष, आयनन कक्ष। तो डेविसन जर्मर प्रयोग में जो उपकरण, जो सेटअप काम में लेते हैं, उसको मैंने तीन भागों में डिवाइड किया: इलेक्ट्रॉन गन, निकल क्रिस्टल और आयनन कक्ष। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गन को लेकर। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है इलेक्ट्रॉन गन। तो इलेक्ट्रॉन गन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गन में दोस्तों एक टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है, एक टंगस्टन। इलेक्ट्रॉन जो गन है, इसमें एक फिलामेंट लगा होता है टंगस्टन का, ठीक है। टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है। इस टंगस्टन के फिलामेंट के ऊपर बेरियम ऑक्साइड का लेप किया हुआ रहता है। टंगस्टन के फिलामेंट के ऊपर हम बेरियम ऑक्साइड का लेप कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि इस फिलामेंट को बैटरी से कम वोल्टेज देने पर भी ये आसानी से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करता है। तो आपको इलेक्ट्रॉन गन में बेसिकली क्या लिखना है कि इलेक्ट्रॉन गन में एक टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है, जिसके ऊपर बेरियम ऑक्साइड का लेप कर देते हैं, जिससे कम विभव पर भी आसानी से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। दोस्तों, अगर केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, केमिस्ट्री की दृष्टि से देखें, तो टंगस्टन का जो प्रतीक है वो होता है W, और इसका लैटिन नाम होता है टंगस्टन का वुल्फॉर्म। टंगस्टन का लैटिन नाम क्या होता है? तो टंगस्टन का लैटिन नाम होता है दोस्तों वुल्फॉर्म, ठीक है। प्रतीक होता है इसका W, परमाणु क्रमांक इसका होता है 74। हमारा जो बल्ब का, हम जो बल्ब जलाते हैं घरों में, वो बल्ब का फिलामेंट भी टंगस्टन का बना होता है। और दोस्तों एक और बात ध्यान रखेंगे, टंगस्टन इस दुनिया में सबसे उच्च गलनांक वाली धातु है। सबसे ज्यादा गलनांक किस धातु का होता है? तो आप बताएंगे टंगस्टन का। प्रतीक होता है W, लैटिन नाम होता है वुल्फॉर्म, परमाणु क्रमांक होता है 74। खैर छोड़ो, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये तो मैंने आपको एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है। बाकी अगर आपको पूछा जाए इलेक्ट्रॉन गन के बारे में, तो आपको बिल्कुल सटीक सा लिखना है कि इलेक्ट्रॉन गन में एक टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है, जिस पर बेरियम ऑक्साइड का लेप किया जाता है, जिससे कि ये कम विभव देने पर भी, बैटरी से कम वोल्टेज पर भी आसानी से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके। दूसरा हम बात करें निकल क्रिस्टल। निकल क्रिस्टल जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है निकल क्रिस्टल। तो निकल क्रिस्टल में क्या होता है? जो फिलामेंट्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन गन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन पुंज निकलेगा, वो इस टंगस्टन के, इस निकल के फिलामेंट पर जाकर टकराएगा। निकल के फिलामेंट पर, निकल के ऊपर जाकर टकराएगा। और ये जो निकल है, ये अपनी जगह इस तरीके से लगातार रोटेट होता रहता है, और इन पुंजों को, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुंज निकल के गई, वो उनको इस तरीके से विवर्तित कर देता है। तो आपको निकल क्रिस्टल में क्या लिखना है कि डेविसन जर्मर प्रयोग में लक्ष्य के रूप में निकल क्रिस्टल काम में लेते हैं। यह अपनी जगह लगातार घूमता रहता है। फिर बात यह आती है कि सर निकल क्रिस्टल ही काम में क्यों लेते हैं, हम निकल ही काम में क्यों लिया? यह एक अच्छा क्वेश्चन बढ़ता है दोस्तों कि डेविसन जर्मर प्रयोग में निकल क्रिस्टल ही काम में क्यों लिया जाता है। तो आप बताएंगे कि निकल के दो परमाणुओं के जो बीच की दूरी है D, निकल के दो परमाणुओं के जो बीच की दूरी है D, वो होती है 2.15 एंगस्ट्रॉम, जो कि तरंग के तरंगदैर्घ्य की लगभग कोटि की होती है। यहाँ जो किरण पुंज जो आपतित होती है, उस किरण पुंज के तरंगदैर्घ्य की कोटि की होती है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं
जो विवर्तन है, इस विवर्तन की एक शर्त होती है। विवर्तन तभी दिखाई देगा जब अवरोधक या द्वारक का आकार तरंग की तरंगदैर्घ्य की कोटि की हो। अवरोधक या द्वारक का आकार तरंग की तरंगदैर्घ्य की कोटि की हो। ध्वनि तरंगों में विवर्तन अच्छा होता है, इसलिए बंद कमरे के अंदर ध्वनि प्रवेश कर जाती है जबकि प्रकाश प्रवेश नहीं कर पाता है। अगर आप कमरे को बिल्कुल पैक कर दो तो कमरे के अंदर अंधेरा हो जाएगा, लेकिन बाहर से अगर कोई बोलेगा तो आपको हल्का फुल्का सुनाई जरूर देगा। तो ध्वनि तरंगों का विवर्तन आसान होता है बजाय प्रकाश के। क्यों होता है? तो आपको विवर्तन की शर्त याद रखनी है। विवर्तन की शर्त है कि अवरोधक या द्वारक का जो आकार है वो तरंग की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। तो यहाँ हम क्या लॉजिक देंगे कि निकल क्रिस्टलीय काम्य क्यों लेते हैं, तो आपको बिल्कुल क्लियर निकला है कि निकल के किन्हीं दो परमाणुओं के बीच की दूरी 2.15 एंगस्ट्रॉम होती है, जो कि संबद्ध तरंग के तरंगदैर्घ्य की कोटि की ही होती है। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वो है दोस्तों आयनन कक्ष, आयनाइजेशन चेंबर। आयनन कक्ष क्या होता है? यहां से इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकल कर इस अपने निकल क्रिस्टल पर टकरा रहे हैं और यहां से विवर्तित होकर वो कुछ इस तरीके से लौटते हैं। तो यहां हम जो ये आयनन कक्ष काम में लेते हैं, तो आयनन कक्ष में दोस्तों CO2 या SO2 गैस भरी होती है। आयनन कक्ष में कौन कौन सी गैसें भरी होती है? CO2 या SO2, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। जैसे ही निकल क्रिस्टल से विवर्तित किरणपुंज आयनन कक्ष में प्रवेश करता है तो ये CO2 और SO2 के अणुओं को आयनित कर देता है। जब यहां से विवर्तित निकल क्रिस्टल से विवर्तित किरणपुंज जब आयनन कक्ष से होकर गुजरता है तो आयनन कक्ष में भरी हुई CO2 या SO2 गैसों को आयनित कर देता है, जिसका मापन गैल्वेनोमीटर की सहायता से किया जाता है। इसमें गैल्वेनोमीटर लगा होता है जिसकी सहायता से विद्युत धारा का मापन किया जाता है। तो आप आयनन कक्ष में क्या लिखोगे कि निकल क्रिस्टल से विवर्तित किरणपुंजों की तीव्रता को मापने के लिए आयनन कक्ष लगा होता है जिसमें CO2 या SO2 गैस भरी होती है। विवर्तित किरणपुंज जब आयनन कक्ष में से गुजरती है तो ये CO2 और SO2 के अणुओं को आयनित कर देती है, जिससे विद्युत धारा का मापन आयनित कर देती है, जिसका मापन गैल्वेनोमीटर की सहायता से किया जाता है। और ये जो विद्युत धारा है ये यहां से विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता पर निर्भर करेगी, क्योंकि जितनी ज्यादा यहां से तरंगें आएगी, जितने ज्यादा अणु आयनित होंगे उतनी ज्यादा आपके पास विद्युत धारा बनेगी। तो यहाँ जो विद्युत धारा है ये विवर्तित किरणपुंज की तीव्रता पर निर्भर करता है। तो ये तो बात हुई दोस्तों इसकी बनावट को लेकर। आपको तीनों पॉइंट लिखने हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिकली लिखने हैं। ठीक है। अगर हम बात करें इसकी क्रिया विधि को लेकर, अगर हम चर्चा इसकी क्रिया विधि को करें तो क्रिया विधि में आपको दो तीन छोटी छोटी बातें दोस्तों याद रखनी है। क्रिया विधि में लिखना है कि आपतित किरणपुंज को अलग अलग कोण पर तथा अलग अलग वोल्टेज दिया जाए और वो अलग अलग कोण पर उन्हें आपतित किया जाए तो आपको अलग अलग तरीके के ग्राफ प्राप्त होते हैं। प्रयोगों से मापन से पता चला कि वोल्टेज की 54 वोल्ट पर, ध्यान दे दोस्तों, V बराबर कितने वोल्ट पर? 54 वोल्ट पर। और इधर से मैं थीटा बराबर लिख देता हूं 50 डिग्री। यह है आपतित किरणपुंज की दिशा, आपतित किरणपुंज की दिशा। और थीटा कितना डिग्री? 50 डिग्री के ऊपर। इसका जो ग्राफ है वो हमें कुछ इस तरीके से प्राप्त होता है। ये थीटा बराबर लिखा मैंने 50 डिग्री, कि वोल्टेज और थीटा के अलग अलग मानों पर अलग अलग तरीके के ग्राफ प्राप्त होते हैं, जबकि V बराबर 54 वोल्ट और थीटा बराबर 50 डिग्री पर आपतित किरणपुंज की जो तीव्रता है वो अधिकतम होती है। वोल्टेज कितना? 54 वोल्ट पर और थीटा बराबर 50 डिग्री पर विवर्तित किरणपुंज की तीव्रता अधिकतम होती है। तो अब देखिए इसके अंदर एक वैज्ञानिक हुए ब्रेग, उन्होंने एक समीकरण दिया जिसको हम कहते हैं ब्रेग समीकरण। और ब्रेग समीकरण होता है दोस्तों d sin थीटा बराबर n लेमडा। ब्रेग समीकरण होता है d sin थीटा बराबर n लेमडा, जहां d क्या है? डिस्टेंस, निकल के दो परमाणुओं के बीच की दूरी। थीटा क्या है? आपतित किरणपुंज की दिशा से कितना कोण पर आपतित हो रहा है किरण।
एन है विवर्तन की कोटि, तो यहाँ विवर्तन की कोटि को हम 1 मान के चलेंगे, और लेमडा क्या है हमारे पास, तरंगदैर्घ्य। तो देखिए दोस्तों, n बराबर 1 के लिए ये समीकरण क्या बन जाएगा, n बराबर 1 के लिए ये समीकरण बन जाएगा d sin थीटा बराबर लेमडा। d sin थीटा बराबर कितना बन जाएगा, ये लेमडा। अब देखिए d sin थीटा बराबर ये बना लेमडा, तो मैं मान रखता हूं, इधर ध्यान दो, लेमडा बराबर d का मान मैंने पढ़ा 2.15 एंगस्ट्रॉम, निकल के 2 क्रिस्टल परमाणुओं के बीच की दूरी 2.15 एंगस्ट्रॉम इनटू साइन कितना डिग्री, 50 डिग्री। यहां से ये बन गया 2.15 एंगस्ट्रॉम इनटू साइन 50 की वैल्यू 0.766, तो यहां से लेमडा निकल के आएगा 1.65 एंगस्ट्रॉम। यहां से तरंगदैर्घ्य जो लेमडा है वो कितना निकल के आएगा, 1.65 एंगस्ट्रॉम। कौन से समीकरण से, ब्रेग समीकरण से। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, ब्रेग समीकरण क्या होता है, ये भी 1 नंबर में कई बार पूछ लिया सॉरी, ब्रेग समीकरण भी कई बार 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो ये भी आपको लिखना है d sin थीटा बराबर n लेमडा। दोस्तों ऐसा कहीं भी आप फॉर्मूला लिखें, जो फॉर्मूले में जो टर्म्स आ रही है उनको आप साइड में परिभाषित करें। जैसे फॉर्मूला लिखे, आप लिखेंगे d क्या है, तो आप लिखेंगे निकल के 2 परमाणुओं के बीच की दूरी, थीटा क्या है आपतित किरणपुंज की दिशा, n क्या है विवर्तन की कोटि, और लेमडा क्या है तरंगदैर्घ्य। तो फॉर्मूले से संबंधित जो भी सिंबल्स आ रहे हैं, जो भी संकेत आ रहे हैं, उनको आप साइड में अलग से परिभाषित करेंगे। तो ये तो हमने ब्रेग समीकरण से निकाल दिया लेमडा बराबर 1.65 एंगस्ट्रॉम। जबकि एक बात और ध्यान देना, अगर मैं डी ब्रोगली के हिसाब से बात करूं, डी ब्रोगली के हिसाब से, तो आपने पढ़ा था डी ब्रोगली इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होता है, 12.27 बटा अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, 12.27 बटा अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। तो देखिए ये बन गया 12.27 बटा अंडर रूट 54 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि मैंने कितने वोल्ट पर, 54 वोल्ट के ऊपर, और थीटा कितना डिग्री पर, 50 डिग्री के ऊपर। तो अंडर रूट 54 की वैल्यू होती है दोस्तों 12.27 बता अंडर रूट 54 की वैल्यू होती है 7.35 एंगस्ट्रॉम। तो यहां से आएगा 1.67 एंगस्ट्रॉम। जब आप इसमें 12.27 में 7.35 का जब आप भाग दोगे तो इसका रिजल्ट आएगा 1.67 एंगस्ट्रॉम। इसको बोल दिया समीकरण नंबर 2। तो देखिए ब्रेग समीकरण के अकॉर्डिंग तो लेमडा कितना आया, ब्रेग समीकरण के अकॉर्डिंग तो लेमडा आया 1.65 एंगस्ट्रॉम, जबकि डी ब्रोगली के अनुसार कितना आया 1.67 एंगस्ट्रॉम। देखो दोनों मान बराबर है क्या, लगभग ये 1.65 एंगस्ट्रॉम और ये 1.67 एंगस्ट्रॉम, तो दोनों मान लगभग क्या है, बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका ये जो प्रायोगिक मान है, इसका जो सैद्धांतिक मान, इसका जो प्रायोगिक मान और डी ब्रोगली का जो सैद्धांतिक जो मान है वो दोनों बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि जो डेविसन जर्मर प्रयोग है ये डी ब्रोगली परिकल्पना की पुष्टि करता है। डेविसन जर्मर प्रयोग डी ब्रोगली परिकल्पना की पुष्टि करता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि डेविसन जर्मर प्रयोग की सहायता से सिद्ध कीजिए कि यह प्रयोग डी ब्रोगली परिकल्पना की पुष्टि करता है। तो आप कहेंगे समीकरण 1 और 2 से प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान लगभग बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि डेविसन जर्मर प्रयोग डी ब्रोगली परिकल्पना की पुष्टि करता है। दोस्तों आपने एक बात और सीखी होगी, जो डी ब्रोगली है वो इलेक्ट्रॉन को, डी ब्रोगली जो है वो इलेक्ट्रॉन को कण न मान के तरंग मानता है। क्या मानता है, तरंग। तो इसका ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि डेविसन जर्मर प्रयोग इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है, क्योंकि डी ब्रोगली ने जो माना वो क्या माना था, तरंग माना था। तो ये आपके ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है। देखो पहला तरीका क्या हो सकता है कि आवश्यक चित्र की सहायता से डेविसन जर्मर प्रयोग को समझाइए। तो आपको पूरी कहानी लिखनी है, बनावट, क्रियाविधि और इसकी ये जो गणितीय विवेचना मैंने जो आपको बताई, ये कंप्लीट बातें लिखनी है। दूसरा क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि डेविसन जर्मर प्रयोग डी ब्रोगली परिकल्पना की पुष्टि करता है। तो आपको इतना काम करना है और लास्ट में छोटी सी लैंग्वेज लिखनी है कि समीकरण 1 और 2 से प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान लगभग बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि डेविसन जर्मर प्रयोग डी परिकल्पना की पुष्टि करता है। तीसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि डेविसन जर्मर प्रयोग इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का सत्यापन करता है। तो भी आपको यही काम करना है, पूरा कंप्लीट डायग्राम बनाना, बनावट लिखना,
ठीक है। इसके बाद में इसकी क्रिया विधि, इसकी गणितीय विवेचना और लास्ट में डालना की समीकरण 1 और 2 से प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान लगभग बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि जो डेविसन जर्मर प्रयोग है ये इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने चर्चा की एक अच्छे क्वेश्चन और एक अच्छा टॉपिक डेविसन जर्मर प्रयोग को लेकर। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।